नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बाबर के प्रारंभिक जीवन और उसके संघर्ष के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि बाबर जो है, बाबर अक्टूबर 1511 ईस्वी में ईरान के शासक शाह इस्माइल की सहायता से अक्टूबर 1511 ईस्वी में समरकंद पर, जो कि उसका पैतृक राज्य था, उस पर तीसरी बार अधिकार करने में सफल रहा। परंतु इस बार वह समरकंद का एक स्वतंत्र शासक न होकर ईरान के शासक शाह इस्माइल का अधीनस्थ सामंत ही था और उसे ईरानी सहायता के बदले शिया धर्म की अनेक बातें मानने के लिए विवश होना पड़ा, जबकि समरकंद की जो अधिसंख्यक जनता थी वो सुन्नी मुसलमान थी। जब बाबर शिया टोपी धारण कर समरकंद में दाखिल हुआ और समरकंद की जनता को जब बाबर द्वारा शिया परंपराओं का अनुसरण करने की जानकारी हुई, तो समरकंद की जो जनता है, जो सुन्नी जनता है, वो बाबर से अत्यंत नाराज हुई और समरकंद में बाबर के प्रति एक प्रकार से असंतोष उत्पन्न होने लगा और इसी असंतोष का लाभ उठाकर 13 नवंबर 1512 ईस्वी को उज़्बेक नेता अब्दुल्ला खान ने बाबर को अंतिम रूप से समरकंद से खदेड़ दिया। बाबर समरकंद से खदेड़े जाने के बाद बाबर है वो काबुल आ गया। यद्यपि बाबर को अब पुणे अपने पैतृक राज्य यानी कि समरकंद और फरगना पर है वो पुनः अधिकार करने की किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रही, क्योंकि मध्य एशिया में जो उज़्बेक थे उनकी शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी और उज़्बेकों की शक्ति के कारण बाबर को पुनः अपना पैतृक राज्य जो है वो प्राप्त करने की कोई आशा नहीं रही। ऐसी स्थिति में जो बाबर है वो 1513 ईस्वी तक शांतिपूर्वक जो है वो काबुल पर शासन करता रहा। काबुल पर शांतिपूर्वक है वो शासन करता रहा, परंतु बाबर जो है वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और वो केवल काबुल के छोटे से राज्य से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं था। काबुल पर शासन करने के दौरान ही उसने भारत पर आक्रमण करने और उस पर अधिकार जमाने के बारे में है वो निरंतर विचार करना प्रारंभ कर दिया था, जिसकी पुष्टि उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी से भी होती है। बाबर को मध्य एशिया की निरंतर संघर्षपूर्ण स्थिति ने एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया था। बाबर को चूंकि मध्य एशिया में निरंतर भिन्न भिन्न, चाहे तुर्क हो, चाहे उज़्बेक हो, चाहे ईरानी हो, चाहे मंगोल हो, सभी से निरंतर संघर्ष करना पड़ा और इन निरंतर संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो बाबर है वो न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक कुशल सेनानायक के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुका था। बाबर ने मध्य एशिया में संघर्ष के दौरान उज़्बेकों से है वो तुलगमा पद्धति, इसी प्रकार जो मंगोल और अफगान थे उन मंगोलों और अफगानों से सेना की व्यूह रचना, सेना को छिपाने और अचानक आक्रमण करने जैसी व्यूह रचनाओं को है वो सफलतापूर्वक सीखा।
उसने ईरानियों से है वो बंदूक चलाना, बंदूक का प्रयोग करना, और अपने सजातीय जो तुर्क थे उन तुर्कों से है वो अश्वारोही सेना का संचालन करना है वो सीख लिया था, जिसका परिणाम यह निकला कि बाबर जो है वो एक कुशल योद्धा और सेनानायक के रूप में स्थापित हो चुका था। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व एक कुशल योद्धा के रूप में अपने आप को सिद्ध कर चुका था। देखिए, अगला प्रश्न ये उठता है कि बाबर द्वारा काबुल, जब बाबर काबुल का शासक था तो उसके द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? बाबर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? देखिए, जो समकालीन इतिहासकार है और उसकी जो आत्मकथा है उससे हमें इन प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। जो समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं और जो बाबर की आत्मकथा है उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के अनेक कारण थे। उसकी आत्मकथा और अन्य समकालीन स्रोतों से के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने का जो पहला और सबसे प्रमुख कारण था वो था बाबर का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। देखिए, बाबर अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और वह तैमूर और का वंशज, वह स्वयं को तैमूर का है वो वंशज समझता था और तैमूर की ही भांति एक लंबे चौड़े भौगोलिक क्षेत्र पर अपने राज्य के विस्तार करने का एक प्रकार से आकांक्षा रखता था और अपने इसी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी विचारधारा ने ही उसे काबुल जैसे छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। यही कारण है कि काबुल के शासक के रूप में ही उसने पहली बार, जब उसे मध्य एशिया में किसी भी प्रकार से अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने की आशा नहीं रही, तो उसने दक्षिण में अर्थात भारत की ओर अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों को अग्रेसित करने का एक प्रकार से चिंतन करना शुरू कर दिया। देखिए, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने का जो दूसरा कारण माना जाता है वो ये था कि उसका जो पूर्वज तैमूरलंग था, उस तैमूरलंग ने भी, जो कि उसका पूर्वज था, उसने पूर्व में भारतीय क्षेत्रों पर है वो आक्रमण किया था और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र जो है वो तैमूरलंग के लंबे समय तक वो नियंत्रण में रहे थे। और चूंकि वह स्वयं को तैमूर का वंशज मानता था और तैमूर का वंशज होने के कारण ही वह भारत पर अपने पैतृक अधिकार का दावा भी करता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि उसका जो पूर्वज तैमूर था उसने पश्चिमी पंजाब या अर्थात पश्चिमी भारत वाला जो क्षेत्र है उस पर है वो अधिकार किया था, जिस पर उसके प्रतिनिधि जो शासक है, प्रतिनिधि जो थे वो शासन कर रहे थे, लंबे समय तक शासन किया था। और तैमूर के आक्रमण के पश्चात उसके प्रतिनिधि के रूप में ही खिज्र का सैयद ने वो दिल्ली पर अधिकार किया और खिज्र खां सैयद ने स्वयं को तैमूरलंग के अधीनस्थ सिपह सालार के रूप में केवल जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसी आधार पर वह मानता था कि जो भारत है वो भी उसके पूर्वज तैमूरलंग का अधीनस्थ क्षेत्र रहा था, अतः वह इसी आधार पर भारत पर अपने पैतृक अधिकार का दावा प्रस्तुत करता था। इसी कारण वह भारत को अर्थात अपने पूर्वजों के राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था। देखिए, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने का जो तीसरा कारण था वो था भारत की तात्कालीन राजनीतिक स्थिति।
देखिए, जब बाबर काबुल का शासक था उसी समय उसे भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में एक प्रकार से जानकारियां हैं वो प्राप्त होने लगी थी। जब बाबर काबुल का शासक था उसी समय उसे भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो निरंतर प्राप्त हो रही थी। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान है वो इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी से उसके चचेरे जो भाई थे वो असंतुष्ट थे, जिनमें पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी जो था वो भी इब्राहिम के प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखता था और पश्चिमी भारत अर्थात पंजाब वाले क्षेत्र का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। इसी प्रकार इब्राहिम लोदी का एक अन्य चाचा आलम खान भी दिल्ली के सिंहासन का स्वयं को वास्तविक हकदार मानता था और इब्राहिम लोदी का विरोधी था। अतः जब बाबर काबुल का शासक था, इस दौरान बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वालों में यही आलम खान और दौलत खान थे, जिन्होंने बाबर को एक प्रकार से प्रलोभन देकर भारत पर है वो आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि इनका यह मानना था कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की भांति लूट मारकर वापस लौट जाएगा और ऐसी स्थिति में वे दिल्ली के सिंहासन को है वो हथियाने में है वो सफल रहेंगे। और इन सभी घटनाक्रमों ने एक प्रकार से बाबर को जो है वो भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह भारत की इन राजनीतिक विखंडनकारी स्थितियों से पूर्णतया विज्ञ हो चुका था। इन परिस्थितियों ने ही उसे भारत पर है वो आक्रमण करने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहित किया। देखिए, चौथा जो कारण माना जाता है बाबर का भारत पर आक्रमण करने का, वो ये माना जाता है कि संभवतः बाबर भी भारत की जो अथाह धन संपदा है उस धन संपदा से अत्यधिक आकर्षित था, क्योंकि बाबर ने काबुल के शासक रहने के दौरान ही भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में है वो सुना था, जिसकी पुष्टि वह अपनी आत्मकथा में भी करता है। बाबर की संभवतः भारत की आर्थिक समृद्धि ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उसके पूर्वज जो तैमूरलंग था उस तैमूरलंग ने भी भारत की आर्थिक समृद्धि को लूटने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था। पांचवा और जो अंतिम कारण माना जाता है बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने का, वो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। देखिए, यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता, तथापि बाबरनामा में बाबर द्वारा जो वर्णन दिया गया है उससे कहीं न कहीं जो एक गौण कारण माना जाता है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार भी माना जाता है। संभवतः बाबर द्वारा भारत में आक्रमण करने का एक कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी था, जिसका उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख भी किया। इन्हीं पांचों कारणों से बाबर ने है वो भारत पर है वो आक्रमण करने प्रारंभ किया। बाबर ने भारत पर है वो कुल 5 बार आक्रमण किए थे, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।